हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेसेस का नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ रेस्पिरेशन। ठीक है, इससे पहले हमने पढ़ा था न्यूट्रिशन में हमने पढ़ा था कि आवर बॉडी रिक्वायर्स एनर्जी एंड दैट एनर्जी इज़ टेकन और इज़ यू टेकन थ्रू food, right? The food we eat, that goes into the body, it is digested and it provides us energy. In this segment or in this topic we will study how that food we eat it provides us energy. ये जो खाना हम खाते हैं वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता कैसे है, तो उसके लिए देखिए इसमें सबसे पहले तो ये एक्टिविटी है, एक्टिविटी 6.4। इसमें इन्होंने क्या करा है, इन्होंने 2 टेस्ट ट्यूब ली हैं। इस दोनों ही टेस्ट ट्यूब में लाइम वाटर है, दैट इज़ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, राइट। और उसमें एक में इन्होंने पिचकारी से हवा दी है और दूसरे में ये पासिंग ट्यूब है, ठीक है, ये हॉलो ट्यूब है, इसके थ्रू एक्सेल कर रहे हैं एयर और इसमें लाइम वाटर के टेस्ट ट्यूब में। और दिस इज़ डिपेंड्स ऑन द ऑब्जर्वेशन, आपकी क्या ऑब्जर्वेशन आती है कि कौन सा लाइम वाटर जल्दी मिल्की होगा, द वन इन विच यू पास एयर थ्रू द पिचकारी और द वन इन विच यू एक्सेल, राइट। तो इसमें ऑब्वियसली जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी, जिस केस में, उसी केस में आपके जो लाइम वाटर है वो जल्दी मिल्की होगा, क्योंकि एयर है, एयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कंपैरेटिवली कम होती है इन कंपैरिजन टू नाइट्रोजन ऑक्सीजन। उसके कंपैरिजन में कार्बन डाइऑक्साइड कम होती है, जबकि व्हेन वी ब्रीद आउट वी ब्रीद मेजर अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सो दैट शोज़ कि अगर हम व्हेन वी आर ब्रीदिंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड इनटू अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग lime water, that lime water will turn milky faster। ठीक है, नाउ हमने ये पढ़ा था कि हम वी टेक इन न्यूट्रिशन एंड दैट न्यूट्रिशन प्रोवाइड्स एनर्जी। तो व्हाट हैपन्स इन एवरी लाइफ फॉर्म, whatever life form you take, the food they eat, it is broken down, right? It is broken down and that broken down food then provides energy. Now they are different organisms, they break down food in different manners. So जो ये ब्रेकिंग होती है, कोई ऑक्सीजन यूज़ करते हैं ब्रेक डाउन के लिए, कुछ कोई और पाथवे यूज़ करते हैं ब्रेक डाउन के लिए, कुछ एयर यूज़ करते हैं फूड को तोड़ने के लिए, कुछ एयर नहीं यूज़ करते हैं फूड को तोड़ने के लिए। कहने का मतलब ये है कि कोई भी प्रोसेस हो, हर प्रोसेस में पहला जो स्टेप होता है हर ऑर्गेनिज्म में, ये पहला स्टेप जो होता है एनर्जी लेने का, वो होता है ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। मेनली कार्बोहाइड्रेट जाता है बॉडी के अंदर, ठीक है। whether these are herbivorous animals or there are carnivorous animals, there are bacterias or anything, मेन अमाउंट जो मेजर चीज़ जाती है वो कार्बन जाती है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, सो मेनली कार्बोहाइड्रेट्स जाते हैं एंड दे आर ब्रोकन डाउन इनटू ग्लूकोज, राइट। और 6 मॉलिक्यूल, ग्लूकोज इज अ 6 मॉलिक्यूल कंपाउंड, राइट। जो पहला मॉलिक्यूल है वो जो ब्रेक डाउन होता है, अब वो 3 मॉलिक्यूल कंपाउंड में दैट इज इट इज़ ब्रोकन डाउन इनटू पायरूवेट, ठीक है। ये जो प्रोसेस है ये सेल में होता है, सेल के जो लिक्विड फॉर्म पोर्शन होता है दैट इज़ द साइटोप्लाज्म। ये प्रोसेस साइटोप्लाज्म में होता है, जहाँ पे ग्लूकोज अ 6 मॉलिक्यूल कंपाउंड इज ब्रोकन डाउन इनटू पायरूवेट अ 3 मॉलिक्यूल कंपाउंड, राइट। ये प्रोसेस, इस प्रोसेस में आपके कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ इसमें पानी भी बन सकता है, इसमें अल्कोहल भी बन सकती है। यीस्ट के केस में, यीस्ट में एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है, वहाँ पे वो एयर यूज़ नहीं करते ये ब्रेक डाउन के लिए। तो जहाँ पे भी एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है वहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है दैट जो पायरूवेट है, पायरूवेट फर्दर जो चेंज होता है वो होता है इथेनॉल में और कार्बन डाइऑक्साइड में। हमारे अंदर यही पायरूवेट चेंज होता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड योर वाटर, इसमें चेंज हो जाता है, साथ में एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। अब ये जो पायरूवेट का ब्रेक डाउन है, ग्लूकोज से पायरूवेट बना साइटोप्लाज्म में, अब जो ये पायरूवेट बना ये जाता है आपके हमारे अंदर, इन केस ऑफ अस वी आर एरोबिक ऑर्गेनिज्म, तो एरोबिक ऑर्गेनिज्म में दिस गोज इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में इसका ब्रेक डाउन होता है इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। यीस्ट में डिफरेंट प्रोसीजर होता है,
यीस्ट में ये माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं जाता है, बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया में एरोबिक रेस्पिरेशन होती है, तो यीस्ट में ये प्रोसेस नहीं होता है, ठीक है। यीस्ट में उसके अंदर ही, बिकॉज वो माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं जाता, उसमें बीच में ही अंदर ही वो पायरुवेट बनता है, पायरुवेट से वो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इथेनॉल बन जाता है, राइट। नाउ एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होती है, इसी में मैंने अभी बोला आपको कि ये चेंज हो रहा है, और पायरुवेट से फिर डिफरेंट फॉर्म्स में चेंज हो रहा है। तो जहाँ पे एयर यूज़ होती है, एम्पल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन यूज़ होती है, इस पायरुवेट को कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में चेंज करने में, उस रेस्पिरेशन को हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। और जहाँ पे ऑक्सीजन यूज़ ही नहीं हो रही, absence, this process is taking place in absence of oxygen, the conversion of pyruvate into a more simple compound, that is known as aerobic respiration, right। अब हम ये देखते हैं, ये 3 पाथवे दिए हुए हैं आपके ग्लूकोज के ब्रेकडाउन के। There are 3 pathways which are given. See, glucose is here it is written, glucose is a 6 carbon molecule. साइटोप्लाज्म में ये चेंज होता है पायरुवेट में, 3 कार्बन मॉलिक्यूल में चेंज होता है, साथ में थोड़ी सी एनर्जी रिलीज होती है। उसके बाद ये 3 तरीके से, ये जो पायरुवेट है ये 3 तरीके से ब्रेक होगा। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जो कि यीस्ट में होता है, उस केस में बनेगा इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। हमारे मसल्स में, जैसे हाथ की पैर की मसल्स होती हैं, आपने देखा होगा कि आप बहुत ज़्यादा जब भाग लेते हैं, बहुत ज़्यादा कोई काम कर लेते हैं, तो आपके हाथ के मसल्स में क्रैम्प आने लगते हैं, ऐंठन आने लगती है, और दर्द होने लगता है थोड़ा, ठीक है, अकड़ने लगती है मसल्स। वो इसीलिए होता है क्योंकि जब आप बहुत स्ट्रेनुअस वर्क करते हैं बहुत ज़्यादा, तो एकदम से ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाती है, बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाती है, वो मसल्स में ऑक्सीजन की थोड़ी सी कमी हो जाती है। तो जब ऑक्सीजन की कमी होती है, तो जो पायरुवेट है बॉडी में, वो जो पायरुवेट है, देन इट चेंजेस इनटू लैक्टिक एसिड। जब एम्पल अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, इट इज़ नॉट एनारोबिक, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रही है, ऑक्सीजन मिल रही है, लेकिन ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा नहीं मिल पा रही है, जितनी चाहिए उतनी नहीं मिल पा रही है, तो उस केस में ये जो पायरुवेट है ये चेंज होता है आपके लैक्टिक एसिड में, ठीक है। थोड़ी एनर्जी मिलती है और लैक्टिक एसिड में चेंज हो जाता है। लैक्टिक एसिड एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, यानी इसमें 3 कार्बन है। लैक्टिक एसिड की वजह से आपकी जो मसल्स हैं उसमें क्रैम्प्स आते हैं। थोड़ा सा आप मालिश करेंगे, अगर जैसे पैरों में आपके क्रैम्प्स आ गए, आप बहुत रनिंग कर ली हैं तो क्रैम्प्स आने लगते हैं, मसल्स अकड़ने लगती हैं, आपने थोड़ा सा गर्म सिकाई कर ली या फिर आपने मालिश कर ली, तो क्या कर रहे हैं आप, वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा रहे हैं, और जैसे ही ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, ब्लड कैरीज ऑक्सीजन विद इट, तो वहाँ पे ऑक्सीजन पहुँच जाती है, एंड दिस लैक्टिक एसिड वो धीरे धीरे ब्रेक डाउन हो जाता है, और वहाँ से लैक्टिक एसिड जैसे ही रिलीज़ होता है तो आपके पैरों की या मसल्स की जो क्रैम्प है वो चली जाती है, राइट। सो द क्रैम्पिंग इन योर मसल्स इज़ बिकॉज ऑफ द अक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड देयर, राइट। नाउ जो तीसरा है, जब माइटोकॉन्ड्रिया में जो होता है प्रेजेंस, माइटोकॉन्ड्रिया में बहुत ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, पावर हाउस ऑफ द सेल होता है, आपने क्लास 9th में पढ़ा है, वहाँ पे वो एनर्जी जनरेट करता है, ऑक्सीजन बहुत प्रेजेंट होती है, तो वहाँ पे ये जो पायरुवेट है ये कन्वर्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में, ठीक है। तो ये 3 पाथवे हैं, ये 3 पाथवे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 3 मार्क के क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है। और इसमें 3 मार्क के क्वेश्चन में आपको ये बनाना भी होगा और साथ में इसे एक्सप्लेन भी करना होगा कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या हो रहा है, मसल सेल्स में क्या हो रहा है, और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या हो रहा है, तो आपको ये पूरा एक्सप्लेन भी करना होगा। नाउ दिस एनर्जी विच इज़ रिलीज्ड, फाइन, इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग ATP, ये यूज़ होती है ATP बनाने में। ATP क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ATP इज़ द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। तो ATP आपका माइटोकॉन्ड्रिया में ही बनता है, ठीक है, हमारे अंदर ATP इज़ फॉर्म्ड इन द माइटोकॉन्ड्रिया वहाँ पे। अब ये जो ATP हमारी बॉडी में एनर्जी ऐसे ही फ्लो नहीं कर सकती कि खाना लिया वो टूटा और एनर्जी रिलीज़ हुई और बॉडी में ऐसे ही घूम गई, नहीं, वो सिस्टमेटिक फॉर्म में कितनी एनर्जी कहाँ पे चाहिए उस हिसाब से वो पैकेट्स में डिलीवर होती है। दीज पैकेट्स ऑफ एनर्जी आर नोन एज द ATP या करेंसी, ठीक है, कॉइन्स के फॉर्म में ये डिलीवर होती है, और इन कॉइन्स को या इन पैकेट्स को हम ATP कहते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब ATP काम कैसे करता है, ATP में 3 फॉस्फेट होते हैं,
ठीक है। एटीपी में 3 फॉस्फेट होते हैं। इनका जो लास्ट फॉस्फेट होता है, एटीपी है 3 फॉस्फेट एक चेन की तरह लगे हुए, पी 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 करके आपने 3 फॉस्फेट लगा दिए। तो जो लास्ट वाला फॉस्फेट बॉन्ड होता है वो हाई एनर्जी बॉन्ड होता है। जब वो टूटता है तो एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है। तो जो एनर्जी हमें खाने से मिली वो इसी एटीपी को बनाने में यूज़ हुई, यानी कि ये जो फॉस्फेट ग्रुप्स हैं इनको साथ में लाने में यूज़ हो गई। अब एटीपी बन गया। अब ये एटीपी जहाँ पे जिस हिसाब से एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से जाएगा और आपका टूटेगा और एनर्जी रिलीज होगी। राइट। एक एटीपी को टूटने में जो टर्मिनल फॉस्फेट होता है, यानी जो लास्ट वाला फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ होता है, उसको टूटने में 30.5 किलो जूल पर मोल ऑफ एनर्जी इज रिलीज व्हेन दैट लास्ट फॉस्फेट ग्रुप इज ब्रोकन डाउन। राइट। तो इतनी एनर्जी एक एटीपी से मिलती है जब एक आपका फॉस्फेट ग्रुप टूटता है। एंड इन दिस फॉर्म, in this way ATP provides energy to all parts of the body. Now अब हमने ये बोला कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो ऑक्सीजन पे डिपेंड करती है, कितनी ऑक्सीजन है आपकी उस पर डिपेंड करती है। इसीलिए क्योंकि हमारे अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन हो रही है या जो भी ऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन हो रही है उनमें ये ज़रूरी होता है कि ऑक्सीजन की सप्लाई एम्पल अमाउंट में होती रहे। ठीक है। जैसे कि प्लांट्स हैं, प्लांट्स ऑल्सो परफॉर्म दैट एरोबिक रेस्पिरेशन। तो वहाँ पे भी क्या है, स्टोमेटाज आर देयर, दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर। ठीक है। और सेल्स में भी इंटरसेलुलर स्पेसेस भी होते हैं जिसके थ्रू ये गैसेस डिफ्यूज़ होती हैं, स्टोमेटा के थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। तो ये सारा प्रोसीजर प्लांट्स है। हमारे अंदर वी ब्रीद इन, राइट, इन लंग्स द एयर गोज इन और वहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है और फिर वी ब्रीद आउट कार्बन डाइऑक्साइड। ये आपको पता है, वी ब्रीद इन, वी टेक इन ऑक्सीजन एंड वी ब्रीद आउट कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे वी कंटिन्यूसली कीप ऑन ब्रीदिंग। इन द सेम वे इन प्लांट्स कंटिन्यूस एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस सो दैट द लाइफ कैन गो ऑन, आपका जो ऑक्सीजन का सप्लाई है वो बना रहे। अब प्लांट में क्या होता है, जो प्लांट्स हैं, जो प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं, दिन में तो फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है, साथ में रेस्पिरेशन भी होती है उनमें। ऐसा नहीं है कि रेस्पिरेशन नहीं होती, दे हैव रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन गोज ऑन डे एंड नाइट, रेस्पिरेशन पूरे टाइम चलता रहता है। ठीक है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस पूरा टाइम चलता रहता है। रात में जब प्लांट्स फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, ये आपको पता है। इसलिए कहा जाता है कि रात के टाइम पे आप प्लांट्स के पास ना जाएं बिकॉज दैट टाइम दे आर रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ नॉट गुड फॉर अस। तो इसीलिए प्लांट्स के पास जाने के लिए रात में मना करा जाता है, क्योंकि रात के टाइम पे वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ कर रहे होते हैं। क्यों रिलीज़ कर रहे होते हैं? क्योंकि खाली रेस्पिरेशन हो रहा होता है। दिन के टाइम पे क्या होता है, रेस्पिरेशन तो वो कर ही रहे हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है। वो कार्बन डाइऑक्साइड साथ में जो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज हो रही है स्टोमेटा, वो यूज़ होती है फोटोसिंथेसिस में। ठीक है। फोटोसिंथेसिस में यूज़ हो जाती है, जो बच जाती है वो रिलीज़ होती है। पूरे दिन में ये प्रोसीजर चलता है, जो बच जाती है वो रिलीज़ होती है दिन में, बिकॉज फोटोसिंथेसिस इज टेकिंग प्लेस। तो रेस्पिरेशन में जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है वो फोटोसिंथेसिस में यूज़ हो जा रही है, और दिन में दे गिव आउट ऑक्सीजन द प्लांट्स, राइट। रात में क्योंकि फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही है लेकिन रेस्पिरेशन तो हो रही है, तो CO2 कंटिन्यूसली बनती है, साथ में पूरे दिन में जो इकट्ठी हुई होती है वो भी। तो ये सारी की सारी CO2 रात में निकलती है, एंड दैट्स व्हाई द प्लांट्स दे गिव आउट CO2 एट नाइट एंड ऑक्सीजन इन द डे टाइम। जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, टेरेस्ट्रियल यानी जो ज़मीन पे रहते हैं, हम क्या करते हैं, वी टेक इन ऑक्सीजन एंड वी गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड अलग अलग तरीके से, कि जैसा जिसका ऑर्गन होता है उस हिसाब से वो उस ऑर्गन के थ्रू ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ता है। अब हम लोग, क्योंकि हमारे चारों तरफ खूब ऑक्सीजन है, खूब एयर है, तो हम लोग बहुत आराम से ब्रीथ करते हैं। जो पानी में जो एनिमल्स होते हैं, ठीक है, जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं पानी में, दे हैव टू ब्रीथ फास्टर, राइट, दे हैव टू ब्रीथ फास्टर, क्योंकि पानी में ऑक्सीजन कम घुली हुई होती है। तो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन वाटर में इज़ फेयरली लो इन कंपैरिजन टू अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन एयर।
और इसीलिए रेट ऑफ ब्रीदिंग यानी कि जो जितने टाइम में रेट ऑफ ब्रीदिंग क्या है कि पर मिनट कितनी ब्रीद ले रहे हैं, वो रेट ऑफ ब्रीदिंग एक्वेटिक एनिमल्स में ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। क्यों? क्योंकि पानी में ऑक्सीजन कम घुली है और उनको तो प्रॉपर ऑक्सीजन चाहिए, तो क्या जल्दी जल्दी ब्रीथ करते हैं ताकि जल्दी जल्दी वो ऑक्सीजन ले सके। गिल्स होते हैं, जैसे फिशेस हैं, फिश में गिल्स होते हैं, तो वो जल्दी जल्दी ब्रीथ करते हैं, वहाँ से फिश से में गिल्स के थ्रू पानी अंदर जाता है जिसके साथ में डिजॉल्व ऑक्सीजन जाती है और फिर वो अंदर जाके आपके घुल जाती है, बॉडी में चली जाती है। तो लेकिन ये जो प्रोसीजर है ये बहुत जल्दी जल्दी होता है क्योंकि उन्हें अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन तो उतना ही चाहिए जितना ज़रूरत है, पानी में घुली हुई ऑक्सीजन कम है, तो जितनी ज़्यादा जल्दी जल्दी ये सांस लेते हैं उतना जल्दी ऑक्सीजन की डिमांड इनकी पूरी होती रहती है। राइट नाउ फिशेस दैट टेक इन वाटर थ्रू देयर माउथ एंड फोर्स इट पास द गिल्स वेयर द डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इज टेकन अप बाय द ब्लड। ठीक है, जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है आपके, उनमें अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं। सम रेस्पायर थ्रू देयर स्किन ऑल्सो, सम रेस्पायर थ्रू देयर, सम इंसेक्ट दे रेस्पायर थ्रू ट्रैकिया, राइट। और कुछ के अंदर ये लंग्स होते हैं, जैसे हमारे अंदर है या और जो मैमल्स हैं हमारे अंदर लंग्स होते हैं जिसके थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस। कोई भी ऑर्गेनिज्म हो या कोई भी उनका पार्ट हो जो इस काम में यूज़ हो रहा हो, हर एक का एक काम होता है सरफेस एरिया बढ़ाना। ठीक है, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उस ऑर्गन का, उतनी ही ज़्यादा एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगी। ठीक है, तो in order to since the exchange of oxygen and carbon dioxide has to take place across the surface, this surface is very fine and delicate. In order to protect this surface, it is usually placed within the body, so that there have to be passages that will take air to this area. In addition, there is a mechanism for moving the air in and out of this area where the oxygen is absorbed. क्योंकि ये अब सरफेस एरिया बढ़ रहा है और एक्सचेंज हो रहा है, तो ये जो ऑर्गन्स होते हैं ये बहुत डेलिकेट होते हैं। जैसे जो ऑर्गेनिज्म स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं तो उनकी जो स्किन होती है वो बहुत पतली होती है ताकि एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो सके। इसी तरह से हमारे अंदर लंग्स हैं, लंग्स के अंदर एक ऑर्गन होता है, पार्ट होता है लंग का, दैट इज़ नोन एज द एल्वियोलाई। एल्वियोलाई बहुत डेलिकेट होता है और इसको बचाने के लिए इट इज़ प्लेस्ड इनसाइड द बॉडी, और फिर इसको इस तरह से बनाया और इस तरह से प्लेस करा है नेचर ने कि इसके थ्रू इस पे हवा और या एयर इसके थ्रू इस तक पहुंच भी सके और यहाँ एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो सके और वापस आपकी हवा जा सके बाहर। हमारे अंदर द एयर इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द नॉस्ट्रिल्स नाक के थ्रू वी ब्रीद इन, और एयर पासिंग थ्रू द नॉस्ट्रिल इज फिल्टर्ड बाय द फाइन हेयर्स दैट लाइन द पैसेज. The passage is also lined with mucus which helps in this process. From here the air passes through the throat and into the lungs. Rings of cartilage are present in the throat. These ensure that the air passage do not collapse. ठीक है, जैसे ये हमारा डायग्राम है, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार से ये आ रहा है बनाने के लिए. ठीक है, तो ये पूरा डायग्राम अलॉन्ग विद इट्स लेबलिंग इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सबसे पहले वी ब्रीद इन थ्रू आर नोज एंड इट इज़ हाईली रिकमेंडेड टू ब्रीद इन थ्रू योर नोज, क्योंकि आर माउथ इज डिज़ाइन टू टेक इन फूड. ठीक है, नाक हमारी जो बनी है वो इस तरह से डिज़ाइंड है कि आप उसके थ्रू ही सांस लें. क्यों? नोज़ के अंदर नेज़ल हेयर्स होते हैं और साथ में अंदर म्यूकस की लेयर होती है. ये दोनों क्या करते हैं, जो भी आप हवा अंदर ले रहे हैं, ठीक है, जो ब्रीदिंग आप कर रहे हैं, तो उसमें ये फिल्टर करती है उस एयर को. तो जितने भी आपके डस्ट है, जर्म्स है, जो कुछ है, वो ये नोज़ के हेयर्स और जो म्यूकस लेयर उसमें जाके स्टिक हो जाते हैं, तो अंदर जो हवा जाती है वो साफ जाती है. वहीं पे अगर आप मुंह से हवा ले रहे हैं, ठीक है, तो मुंह से हवा लेने में क्या है, अंदर कोई हेयर्स भी नहीं है, कोई आपके लेयर भी नहीं है ऐसी जो आपके डस्ट को या जर्म्स को कैच कर सके. तो जो हवा मुंह के थ्रू जाती है वो फिल्टर्ड नहीं होती, दैट इज़ नॉट फिल्टर्ड, तो वो नुकसान करती है. तो हवा नाक के थ्रू जाएगी, वो नुकसान नहीं करेगी. एंड इसीलिए इट इज़ रिकमेंडेड टू ब्रीथ थ्रू योर नोज, नॉट थ्रू योर माउथ. नाउ नोज से आपका जाती है थ्रोट में,
थ्रोट में यहाँ पे ट्रैकिया है, ट्रैकिया दीज आर रिंग्स, ट्रैकिया है विंड पाइप, उसमें रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होती है, ठीक है, कार्टिलेज की रिंग्स होती है। ये क्या काम करती है, क्योंकि हवा अंदर बाहर होती है तो एक बार प्रेशर एकदम से वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, जब हवा आप छोड़ते हैं तो वैक्यूम क्रिएट हो जाता है यहाँ पे, तो उसकी वजह से ये रिंग्स कोलैप्स ना कर जाए, ठीक है, चिपक ना जाए आपस में। तो ये जो रिंग्स हैं कार्टिलेज की, ये इंश्योर करती है कि जो पाइप जा रहा है ये कोलैप्स ना कर जाए, ये आपस में चिपक ना जाए। यहाँ से ये अंदर जाता है, अंदर इट इज दिस डिवाइड्स इनटू ब्रोंकाई, ब्रोंकाई देन डिवाइड्स इनटू ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। अंदर तो ये ट्रैकिया गया है, ट्रैकिया दोनों लंग्स में डिवाइड होता है, उस डिवीजन को हम ब्रोंकाई कहते हैं। एक ब्रोंकाई, ठीक है, ब्रोंकस इज द सिंगुलर एंड ब्रोंकाई प्लूरल, तो एक ब्रोंकस एक लंग में जाता है, यानी कि 2 ब्रोंकाइज आर देयर। दीज 2 ब्रोंकाइज फर्दर डिवाइड इनटू ब्रोंक्यूल्स इनसाइड द लंग, और जो ब्रोंक्यूल्स हैं दे एंड इनटू एल्वेलाई, ठीक है। एल्वेलाई है, बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, और जो एल्वेलाई है बहुत फाइन उसका लेयर होती है, जो उसका बाहर की जो आउटर कवरिंग होती है, इट इज़ वेरी फाइन, इट हैज़ द एल्वेलर सैक, जहाँ पे आपके ब्लड आता है, वहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है, राइट, आपकी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है और ऑक्सीजन अब्जॉर्ब होती है, एंड दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज देन ब्रीथ आउट, वी ब्रीथ इन, there is exchange of gases which takes place in the lungs, and then we breathe out carbon dioxide. अब alveoli का फंक्शन पूछा जाता है, alveoli increases the surface area of the lungs, जितना ज़्यादा surface area होगा उतनी ज़्यादा exchange of gases होगी। जो walls है alveoli का, उसमें बहुत ज़्यादा extensive network of blood vessels is there, और these blood vessels they take part in the exchange of gases. जो blood है that brings carbon dioxide from the rest of the body for release into the alveoli, और oxygen जो हमने लिए है taken up by the blood into the alveolar blood vessels to be transported to all the cells in the body. और ये जब हम ये ब्रीदिंग करते हैं तो ऐसा नहीं है कि लंग्स हमेशा, जैसे हमने ब्रीद आउट करा तो लंग हमेशा बिल्कुल खाली हो गए ऑक्सीजन से, नहीं, लंग में हवा हमेशा बनी रहती है, अदरवाइज तो लंग्स कोलैप्स कर जाएंगे। तो लंग में हमेशा हवा बनी रहती है, एंड देयर इज़ ऑलवेज a residual volume of air so that there is sufficient time for oxygen to be absorbed and for the carbon dioxide to be released, ताकि थोड़ा टाइम मिल जाए ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए। जो ये अब ऑक्सीजन को ले जाने का काम पूरी बॉडी में करता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, ठीक है, जो जिसको विच हैज़ वेरी हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। एफिनिटी का मतलब होता है उसकी जो बाइंडिंग है ऑक्सीजन से बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो और ये जो पिगमेंट है ये आरबीसीज में प्रेजेंट होता है। कार्बन डाइऑक्साइड पानी में ज़्यादा सॉल्युबल है ऑक्सीजन के मुकाबले, और इसीलिए ये ब्लड में डिज़ोल्व होकर सारे में घूमती है और वहाँ से वापस आती है। जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन कैरी करता है, ठीक है, और ऑक्सीजन is then transported to all the parts of the body. So the respiratory pigment which is present in our body is the hemoglobin, right? So this finishes the topic here. In the next segment we'll be taking the transportation. So before that, kindly do these in-text questions and kindly practice all the diagrams of biology because they are very important and they fetch very good marks. If you draw a very neat diagram with all the labeling term, you get full marks. And the diagram, they always come in either a 3-mark questions or in a 5 marks questions. So they can easily get you 3 marks or 5 marks. So kindly practice all the diagrams, whether it is of an amoeba or whether it is of this respiration, human respiratory system. आपको सारे डायग्राम्स को अच्छे से प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट सेगमेंट में ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे हम। थैंक यू।